गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वी श्रावणी कुमारी सेमेस्टर 3 EC2 पेपर भारत की विदेश नीति का एक अध्याय निशस्त्रीकरण पर चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण पर चर्चा करते हुए उनके बीच अंतर बताते हुए दोनों की परिभाषा व्यक्त की थी और मुझे आशा है कि वह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो आज मैं अगले टॉपिक पर गौर करूंगी, चर्चा करूंगी। अगला विषय है कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता आखिर क्यों है। जैसा कि मैंने निशस्त्रीकरण की परिभाषा में ही बताया था कि शस्त्रीकरण के परिणाम स्वरूप जहां विश्व में लोगों के बीच या देशों के बीच या राज्यों के बीच जहां अशांति का माहौल उत्पन्न होता है, जहां हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या गौरव प्राप्त करने के लिए जहां अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं पर रोक लगाने या उन पर सीमा तय करने या उनके उपयोग को घटाने के लिए निशस्त्रीकरण का उपयोग किया जाता है। तो निशस्त्रीकरण शांति का एक साधक है। अतः यह कहा जा सकता है कि जहां शस्त्रों के उपयोग से हिंसा में या अशांति में जहां वृद्धि होती है, वहीं निशस्त्रीकरण के द्वारा हम शस्त्रों के उपयोग में कमी ला सकते हैं, हिंसा में कमी ला सकते हैं, देश में लोगों के बीच या राज्यों के बीच या विभिन्न देशों के मध्य में हम शांति का माहौल उत्पन्न कर सकते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना ला सकते हैं और इससे होने वाले युद्धों को भी कम कर सकते हैं। तो निशस्त्रीकरण की आवश्यकता का पहला पॉइंट यह है कि शस्त्रीकरण के द्वारा जहां युद्ध की संभावनाएं अधिक होती है, वहीं निशस्त्रीकरण के द्वारा हम उस युद्ध की संभावना में कमी ला सकते हैं। यदि मानव या यदि राज्य या संसार के विभिन्न देश यदि हथियारों के उपयोग में कमी ला दे या उनका उपयोग करना कम कर दे, तो हिंसात्मक गतिविधियों में भी कमी आएगी और जाहिर सी बात है कि युद्धों में भी कमी आएगी। यदि एक राष्ट्र अपने आप को ऊंचा दिखाने या शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास ना करे, तो युद्धों में भी जाहिर सी बात है कि कमी आएगी ही। और अब है दूसरा पॉइंट कि इससे आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। जहां हम जानते हैं कि हमारे देश के आय का बहुत बड़ा भाग इस शस्त्रों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। इससे हमारे देश के आर्थिक विकास में भी बाधा पहुंचती है। बड़े बड़े विकासशील देश भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में अपने राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग उपयोग करते हैं और वहीं निर्धन राष्ट्रों को भी तो अपने राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता रहती होगी, तो वो भी किसी न किसी प्रकार अपनी आय का कुछ भाग शस्त्रों के निर्माण में उपयोग करते हैं, जिससे बड़े बड़े राष्ट्रों का तो आर्थिक विकास बाधित होता ही है, साथ ही साथ निर्धन राष्ट्रों का भी आर्थिक विकास बाधित होता है। यदि वह राष्ट्र बड़े बड़े राष्ट्र हो या निर्धन राष्ट्र हो, यदि वे सभी राष्ट्र अपने उस आय का उपयोग देश की भलाई के लिए या मानवता के हित के लिए अगर उस आय का उपयोग करने लगे, तो इस देश में जितने भी अर्थव्यवस्था में जो गिरावट होती है या देश के आर्थिक विकास में जो बाधाएं उत्पन्न होती है या जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसे कुछ हद तक तो कम किया ही जा सकता है। विश्व में जितनी आर्थिक असमानता, जितनी बेरोजगारी और जितनी गरीबी की समस्या है, उसका निदान उस आय से हो सकता है। तो यह कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण के द्वारा हम देश के आर्थिक विकास में भी वृद्धि ला सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि शस्त्रों पर रोक लगाने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में ही बताया था कि अस्त्र शस्त्रों के उपयोग में कमी लाना या उनके प्रभावों को घटाना, उस पे नियंत्रण लगाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है, उसे ही निशस्त्रीकरण कहा जाता है। तो इसलिए यह भी कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता हमें शस्त्रों पर रोक लगाने के लिए भी जरूरी है। आज विश्व के कितने ही देश हैं जिनके पास लगभग
बहुत ही बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र है, करोड़ों रुपए वाली वायुयान, लाखों रुपए वाली तोप, अरबों रुपए वाली मिसाइलें हैं। यदि सभी राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अणुशस्त्रों की प्राप्ति करना चाहेंगे या अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहे या अधिक शक्ति हासिल करना चाहे, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए यदि उस शस्त्रों का उपयोग करने लगे या अस्त्र शस्त्रों का असीमित उत्पादन करे या उनका भंडारण करे, तो यह विश्व समाज एक दिन विनाश के रास्ते पर जरूर ही उतर जाएगा। तो इसी उत्पादन, इसी भंडारण या इसी अस्त्र शस्त्रों के उपयोग में कमी लाने या उस पर नियंत्रण करने के लिए ही हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। अब चौथा पॉइंट है कि निशस्त्रीकरण के द्वारा हम मानव संहार और मृत्यु को भी टाल सकते हैं। जहां एक ओर शस्त्रीकरण के द्वारा युद्ध की स्थिति पैदा होती है, उसमें लाखों लोगों की जानें जाती हैं, करोड़ों रुपए वाली मिसाइलें, तोपें, वायुयाने और जितने भी बंदूक, गोले बारूद हैं, उनका जो राश होता है उन पे हम कमी ला सकते हैं और उसी के द्वारा हम विश्व में शांति का माहौल स्थापित कर सकते हैं। जितने मृत्यु होते हैं, जितने नरसंहार होते हैं, हम उनको टाल सकते हैं। नरसंहार शस्त्रीकरण जो है मृत्यु का एक पैगाम होता है, जिसे निशस्त्रीकरण के द्वारा हम रोक सकते हैं। अब है एक और पॉइंट है, हम निशस्त्रीकरण के द्वारा विश्व बंधुत्व में सहयोग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब निशस्त्रीकरण के द्वारा शस्त्रों के उपयोग में कमी लाई जाएगी, उनके उत्पादन में कमी लाई जाएगी, उनके भंडारण में कमी लाई जाएगी, तो दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच युद्ध होंगे ही नहीं और दोनों राज्यों के बीच में शांति का माहौल होगा। तो इससे विश्व बंधुत्व की स्थापना तो होगी ही, जो शस्त्रीकरण के द्वारा एक मानव को दूसरे मानव से दूर कर देता है, एक देश को दूसरे देश के प्रति घृणा का व्यवहार ला देता है, दोनों देशों के बीच जो घृणा का व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, एक देश दूसरे देश का जो शत्रु बन जाता है, निशस्त्रीकरण के द्वारा हम उसमें कमी ला सकते हैं। उन युद्धों को समाप्त कर, उस घृणात्मक भावना को समाप्त कर, जो शत्रुता की भावना है उसको समाप्त कर, हम लोगों के बीच और देशों के मध्य और राज्यों के मध्य में भी बंधुत्व की भावना ला सकते हैं, जिससे हमारे विश्व में शांति का माहौल उत्पन्न होगा। अब एक और पॉइंट है कि इससे हम सभी राष्ट्रों का हित कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि निशस्त्रीकरण के द्वारा सभी राष्ट्रों का हित हो सकता है। शस्त्रीकरण के द्वारा जहां बड़े बड़े विकासशील देश अपने राष्ट्रीय आय का जो भाग उसके उत्पादन में, उसके भंडारण में, उसके निर्माण में जो लगाते हैं, उससे प्रगति का मार्ग तो बाधित होता ही है। उसी तरह निर्धन राष्ट्र जो है उनके भी प्रगति का मार्ग बाधित होता है। उन शस्त्रों की खरीदारी में होने वाले अनावश्यक खर्चों को यदि मानवता के हित के लिए या अपने देश के विकास के कार्यों में अगर हम उस आय को लगाएंगे, तो इससे हमारा विकास का मार्ग खुलेगा। बड़े बड़े राष्ट्र यदि अपने आत्मगौरव और अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए या अपने वर्चस्व प्राप्त करने के लिए जो धन का जो व्यय करते हैं, जो फिजूल खर्ची करते हैं, यदि उसको ना करके यदि वो अपने विकास के कार्यों में लगाएंगे, तो इससे हमारा आर्थिक विकास वो तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ देश में जो बेरोजगारी है, जो निर्धनता है, जो असमानता है, उसमें भी कमी आएगी और सभी राष्ट्रों का हित होगा। अब ये था कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, ये सभी पॉइंट उसके पक्ष में थे। परंतु कुछ विद्वानों का कहना यह भी है कि निशस्त्रीकरण के फलस्वरूप कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, जो वो विद्वान इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। सबसे पहले उनका कहना है कि निशस्त्रीकरण के द्वारा युद्ध की संभावना बढ़ती है। जैसा कि हम लोगों ने सुना ही है कि एक सबल व्यक्ति किस प्रकार एक निर्बल व्यक्ति पर अपना
शक्ति प्रदर्शन करता है या उस पर अपना दबदबा बनाए रखता है। तो इसी प्रकार उन विद्वानों का यह कहना है कि जिन राष्ट्रों के पास कम हथियार होंगे या जो राष्ट्र हथियारों का उपयोग ना करेंगे, तो अन्य राष्ट्रों का उस राष्ट्र पर में दबदबा रहेगा। वो राष्ट्र उस निर्बल राष्ट्र पर युद्ध करने की उस राष्ट्र द्वारा उस निर्बल राष्ट्र पर युद्ध करने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि एक राष्ट्र जो निर्बल है या जो गरीब है, जिसके पास में जो विकसित नहीं है, उसके पास उतनी आय नहीं होती या उतना धन नहीं होता कि वो अपने शस्त्रों को खरीद सके। तो इस प्रकार बाकी के जो विकासशील देश है उस पर अपना दबदबा बनाए रखते हैं। मतलब कि हमेशा उस राष्ट्र को उस विकासशील देश के द्वारा अपने ऊपर युद्ध का आक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार उन विद्वानों का कहना है कि निशस्त्रीकरण के द्वारा युद्ध होने की संभावना में बढ़ोतरी होती है, और उसी प्रकार राज्यों के पास जितनी अधिक अस्त्र शस्त्र होंगे उतना ही दूसरे राष्ट्र उनसे डर कर रहेंगे। मतलब कि वो दूसरे राष्ट्र उन पर युद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे। अतः यही कहने का तात्पर्य यह है, उन विद्वानों का यह कहने का तात्पर्य यह है कि जिन राष्ट्रों के पास में अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्र होंगे उन राष्ट्रों पर आक्रमण की संभावना कम हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक मंदी। हमारे देश की आधा से अधिक जितनी जनसंख्या है वो तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी लगे हुए हैं, जो अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में या उनके अनुसंधान में कार्य करते हैं। अगर निशस्त्रीकरण लागू कर दिया जाए तो करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे, हजारों कारखाने बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी आ जाएगी, गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। और तीसरा कारण है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति का मार्ग भी अवरुद्ध होगा। जैसा कि मैंने बताया कि विश्व की जनसंख्या जो है, कुछ जनसंख्या वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी लगी हुई है। उस कारण से राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर सभी राष्ट्र को अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंता होती ही रहती है, चाहे वो निर्बल राष्ट्र हो चाहे वो सबल राष्ट्र हो। तो शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में होने वाले जितने भी अनुसंधान हैं वो सभी किसी न किसी प्रकार से शस्त्रों के निर्माण में या उनके उत्पादन पर में हमेशा प्रगतिशील रहते हैं। तो इसी कारण उन विद्वानों का कहना है कि यदि निशस्त्रीकरण हो जाए तो वैज्ञानिक और तकनीकी मार्ग भी अवरुद्ध हो जाएगा। परंतु यह तीनों तर्क जो है बिल्कुल असंगत है, क्योंकि निशस्त्रीकरण के मार्ग में जो भी आर्थिक कटौती की जाएगी, अर्थात निशस्त्रीकरण के द्वारा देश की जो आय है वो किसी न किसी रूप में बचत होगी ही, क्योंकि हम शस्त्र अस्त्र खरीदेंगे ही नहीं तो उस आय का उपयोग हम दूसरे विकास के मार्ग में करेंगे। तो इससे देश में आर्थिक संकट आएगी कैसे? वो तो आएगी नहीं। उस आर्थिक कटौती जो खर्च होगा उसे हम शस्त्र निर्माण की बजाय यदि विकास के कार्य में लगाएंगे तो हमारे देश में विकास की स्थिति यूं ही पैदा होगी। और निशस्त्रीकरण की जो क्रियाएं हैं वो वर्षों में और कालों में क्रियान्वित की जाती है। इसी प्रकार आर्थिक संकट से बचने के लिए हम पहले ही योजना का निर्माण किए रहेंगे। तो इसी प्रकार इस तीनों तर्क में कोई वजन नहीं है कि तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति रुक जाएगी या आर्थिक विकास बाधित हो जाएगा या युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि युद्ध अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ही नहीं होगा तो युद्ध की संभावना कैसे बनेगी? यदि देश में लोगों के बीच विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित हो जाएगी, लोग शांतिपूर्ण रूप से यदि समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तो युद्ध की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इसी प्रकार निशस्त्रीकरण के विपक्ष में जितने भी तर्क दिए गए हैं ये तीनों तर्क ही असंगत है। इसका कोई भी संगत रूप नहीं है, यह पूर्णतः असंगत है। मुझे आशा है कि आपको निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और इसके विपक्ष में जो मैंने 3 तर्क दिए हैं वो आप लोगों को समझ आया होगा। और यदि किसी स्टूडेंट को इस पर डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।